जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का सभी महानुभावों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में, इसी आगाज सीरीज के पिछले वीडियो में जो अधिगम की विशेषताएं पढ़ रहे थे, कुछ विशेषताएं छूट गई थी, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो वहां पर आप जो बच्चे पीछे की क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसी से ये बिल्कुल रिलेटेड क्लास है। ध्यान रखेंगे, उसमें हमने 7-8 पॉइंट्स पर बात किया था विशेषताओं पर, उसी के आगे वी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे उनसे निवेदन है कि वो पीछे पहले क्लास देख लें, तभी यह क्लास उनके समझ में आने वाली है। चलिए आइए फिर से आगाज सीरीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम शुरू। देखिएगा, अगला पॉइंट है, वहां 7-8 पॉइंट तक बात किए थे, यहां पर 9th पे आ जाओ। 9th पॉइंट पे, 9th पॉइंट पर देखिए क्या है। बताया गया कि अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। जैसे कुछ लोगों को ये बड़ी डाउट वाला प्रश्न हो जाता है, नहीं है क्या, डाउट वाला प्रश्न हो जाता है उनके लिए कि सर क्या अधिगम और विकास एक ही होते हैं? क्या अधिगम और विकास एक ही होते हैं? नहीं बाबू, अधिगम और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, होते एक ही तरह है, चलते जीवन पर्यंत दोनों हैं। विकास भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन गौर फरमाइए आप लोग कि जब तक आप अधिगम नहीं करेंगे तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप विकास, आपको अधिगम करना होगा तो विकास बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप अधिगम करेंगे तभी आपका विकास होगा। लेकिन आप सोचो बिना अधिगम किए हुए हम अपना विकास करें तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन चलने वाली दोनों जीवन पर्यंत तक प्रक्रियाएं हैं। तो याद रखिएगा, यह अधिगम और विकास कभी एक दूसरे के पर्याय नहीं होते, बल्कि यह एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये 9 पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट आप देख लीजिएगा। 10वां पॉइंट क्या कहता है? 10वां पॉइंट कहता है, देखिएगा 10वें पॉइंट में क्या दिया गया। अधिगम एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। क्या? अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो इसको आपको समझने में क्या है कि अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया। हाँ भाई, हम भी तो कहते हैं अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया। अधिगम कोई छोटा सा शब्द नहीं होता कि चलो अधिगम मतलब सीखना खत्म। मैंने कहा व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपके बिहेवियर में चेंज होता है दोस्त, आपके बिहेवियर में चेंज। और जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा तो निश्चित रूप से आप में बदलाव देखा जाएगा। और जब आप में बदलाव होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोला अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हमने तो पहले कह दिया था समस्त प्राणी जितने हैं, जीवित प्राणी हैं, वह सभी अधिगम करते हैं। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? तो ये आपके लिए सामने टोटली लगभग 10 पॉइंट्स हो गए। और इन 10 पॉइंटों को आप, चलिए एक पॉइंट और कर लेता हूं, एक पॉइंट और कर लीजिए। चलिए 11वां पॉइंट कर लीजिए। 11वां पॉइंट क्या है? अधिगम व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अधिगम व्यक्तिगत मतलब अगर हम सीख रहे हैं कोई भी चीज, किताब से पढ़ रहे हैं
या कोई हमको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, ट्यूशन जैसे होता है, तो यह अधिगम व्यक्तिगत हो गया। और अगर जैसे स्कूल में क्लास में बैठ के हम पढ़ रहे हैं तो या कोचिंग्स में जाके बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, सामाजिक हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका, हम खुद से भी सीखते हैं और समाज से भी सीखते हैं, तो इसीलिए कहा गया अधिगम क्या होता है, व्यक्तिगत होता है और सामाजिक दोनों होता है। क्लियर है एकदम? चलिए, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर करिए। बिल्कुल, ये आपके अधिगम की विशेषताएं हो गई टोटली बाबू। जैसे अधिगम की विशेषताएं आपकी कंप्लीट हो गई, हेडिंग डाल दीजिएगा अधिगम के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? अधिगम के प्रकार। हेडिंग डालें अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार हेडिंग डाल दीजिएगा। अब देखिएगा, अधिगम के प्रकार में आपको 2-3 चीजों पर बड़ा गौर करना होगा कि अधिगम के प्रकार में 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे गामक अधिगम पहला है, इसको हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंद्रिय जनित गामक अधिगम, इंद्रिय जनित गामक अधिगम, इंद्रिय जनित गामक अधिगम, और दूसरा प्रतिबोधात्मक अधिगम, प्रतिबोधात्मक बोधात्मक अधिगम, और तीसरा है संप्रत्यात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम। समझिएगा, देखिए संप्रत्यय जहां कॉन्सेप्ट बनने लगे आप समझ ही सकते हैं। अगर इंद्रिय जनित गामक अधिगम की बात करूं मैं तो आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है ये। इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपने जीन पियाजे में पढ़ा होगा, पियाजे साहब की प्रथम अवस्था को ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है दोस्तों। तो ये यहां पर ये किस अवस्था की पहचान हो सकती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताइएगा ये कहां की हो सकती है। देखिएगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। रुको दोस्त, रुको। चलिए, अब देखिए इंद्रिय जनित गामक संप्रत्यय। अच्छा, मैंने कहा इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था होती है दोस्त, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये किस अवस्था में होती है, मतलब कौन सी ऐसी अवस्था में बच्चा केवल इंद्रियों के या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है? तो बताइए आप, कहां पर केवल इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है? तो वो बाबू है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? ओ माय गॉड, ये गलत हो गया, शैशवावस्था। सॉरी दोस्त, इसको थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे बोलते वक्त, मेरी भावनाओं को समझ लेना। ये शैशवावस्था है। कौन सा है? शैशवावस्था, ठीक ना? कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। और बताओ बाबू, शैशवावस्था में बच्चा पढ़कर सीखेगा? बच्चा कैसे सीखेगा फिर बताओ? पढ़कर पीएचडी कर लेगा? नहीं ना, आपके व्यवहार को देख करके सीखेगा। मतलब सीखने की जो यहां पर विधि होगी वो क्या होगी बच्चे की? विधि जो सीखने की होगी बच्चे की वो कौन सी होगी? अनुकरण विधि। कौन सी विधि होगी? मतलब बच्चा सीखेगा किस माध्यम से दोस्त? सीखेगा इंद्रियों के माध्यम से। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आपको पता है ना? कौन कौन से? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। कितनी हो गई? 5 हो गई ना? देखो, आंख, कान, नाक 3 हो गया, जिह्वा और त्वचा 5 हो गया। तो 5 के माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। और ये सीखेगा कैसे? अनुकरण के माध्यम से सीखेगा।
पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता कि कुछ लिख करके बताए, नहीं कहेंगे मम्मा मम्मा प्यास लगी है बेटा पी ले पानी। कहां से पी ले? मम्मा देगी तब ना पिएगा, है ना। मम्मा मम 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 मतलब पानी प्यासा है वो। अब उसको वो लिख नहीं सकता ना पूरा सेंटेंस बोल सकता, समझिएगा। यहाँ अनुकरण, क्योंकि उसको बच्चे ने देखा है माँ लोटे में लेकर पानी पीती है, तो वो भी समझ गया इसको पिया जाता है, ठीक है, उसको पिया जाता है। तो ध्यान रखें, यहां पर इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखेगा। अगला है प्रतिबोधात्मक अधिगम। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबोधात्मक जो अधिगम होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? हाँ, प्रतिबोधात्मक अधिगम जो होता है वो किस अवस्था का होता है? तो ध्यान रखिएगा किस अवस्था का होता है। एक मिनट दोस्त, एक मिनट, ठीक है, इसको नोट करिएगा, वो गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। चलिए, तो प्रतिबोधात्मक में क्या होता है? इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, संप्रत्यय। माइंड में संप्रत्यय बनता है, कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? अवधारणा बनती है, अवधारणा, अवधारणा जिसको आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। अवधारणा माइंड में बच्चे की बनती है। और ये किस अवस्था की पहचान है दोस्त? ये है बाल्यावस्था की पहचान है। कौन सी? बाल्यावस्था की पहचान है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, तीनों अवस्थाओं के विषय में आपसे चर्चा करने वाला हूं। बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है और यहां पर क्या होता है? उसके मस्तिष्क में, किसके? बालक के मस्तिष्क में, बालक के मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है किसके? बालक के। बात को मेरे गौर से समझिएगा, गौर से, ध्यान से। बालक के मस्तिष्क में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है दोस्त। बालक के मस्तिष्क में कोई ना कोई चित्र अंकित होने लगता है, प्रतिबिंब बनने लगता है। ध्यान देना, संप्रत्यय, अवधारणा जिसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। ये बाल्यावस्था की पहचान है, प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं। और अगला जो नेक्स्ट आपका है संकल्पनात्मक अधिगम। यहां पर ये जो संकल्पनात्मक अधिगम होता है, यहां पर बच्चे में ये किस अवस्था की पहचान है? पहले तो आप ये देखेंगे, ये अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था दोस्त। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। और किशोरावस्था में बच्चा सीखता किसके माध्यम से है? सूझ के माध्यम से, क्योंकि सूझ का सिद्धांत किशोरावस्था में ही लागू होता है। और मैं आपको इसके लिए बता देता हूं, जैसे बच्चे के सामने कोई समस्या आती है, किशोरावस्था, किशोर के सामने कोई भी समस्या आती है तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उसका समाधान ढूंढता है। और सूझ क्या कहता है? अचानक जो माइंड पे सॉल्यूशन आता है वही तो सूझ होता है। आपने पढ़ा होगा कोहलर के विषय में, कोहलर ने सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो अपना अध्ययन किया था, उसी तरीके से किशोरावस्था के बालक जो होते हैं, कोई भी समस्या आने पर अपने मस्तिष्क में स्ट्राइक करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्त? तो वो सॉल्यूशन सूझ के माध्यम से आता है। अगर ये तीनों पार्ट समझ में आ गए हो, ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अधिगम शैशवावस्था में होता है, विधि अनुकरण विधि होगी। यहां प्रतिबोधात्मक अधिगम में संप्रत्यय होता है, मस्तिष्क में एक अवधारणा बनने लगती है, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। ये बाल्यावस्था की पहचान है और इसमें मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तीसरा संकल्पनात्मक अधिगम है, ये किशोरावस्था की पहचान होती है और इसमें ये सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत काम करता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप ठोकिए, एक बार लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने मित्रों को शेयर करिए दोस्त। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे मजा आता है, आनंदित हो जाता हूं जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूं। ऐसा लगता है ना एवर रेडी के सेल लग गए मेरे अंदर, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप लोग जितना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, देखेंगे इस वीडियो को। हाँ, एक बात और फिर से निवेदन है, वीडियो पूरा देखा करिए। और ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप टाइटल देख के हटा दें, स्किप करते हैं, पूरा देखिए, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक दोस्त। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ नई चीजें लेकर आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।